अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। टॉप 5 स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ आज। इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन जिसके बारे में आप सब सुनना चाहेंगे, जो आपके दिलों की आवाज है कि ये हुकूमत कितना अरसा चलने लगी है। मैं अपनी इंसाइट एनालिसिस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर आज के व्लॉग में आपको ये बताऊंगा कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना अरसा चल सकती है। डॉट्स होते हैं, वो कनेक्ट करने होते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको ये तमाम चीजें बताऊंगा। दूसरा, आज एक इंतहाई अहम करारदाद सेनेट से वापस ले ली गई है। किसने शोर गोगा किया, किसके शोर और गोगे के ऊपर वो करारदाद वापस की गई, ये आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त थी उसके ऊपर फैसला सुनाया है। क्या ये फैसला वायबल था, नहीं था, ये फैसला आना चाहिए था, कब आना चाहिए था, टेक्निकल पॉइंट क्या है, वो आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा आज जो बैरिस्टर गौहर और असद कैसर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तकरीर की है, अख्तर मेंगल साहब भी, इन तीनों ने जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर तकरीर की है, इसकी लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या हैं, हालात और वाकयात क्या उसी तरफ जाने जा रहे हैं या नहीं जाने जा रहे हैं। आज के व्लॉग में ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली वो ये कि गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया आज शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब की हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो गई है कुछ ही देर में। अनवारुल हक काकड़ साहब भी वज़ीर आज़म हाउस छोड़ चुके होंगे, उनकी काबीना मुस्ताफी हो चुकी है। ये तमाम चीजें किस नए शख्स आने की तरफ इंडिकेट कर रही हैं। अनवारुल हक काकड़ की नई डेस्टिनेशन क्या होगी, शहबाज शरीफ साहब इस डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, 1 साल के बाद या कुछ अरसे बाद उनकी नई डेस्टिनेशन क्या होगी, ये तमाम चीजें शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने व्लॉग को यानी वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। इसके अलावा एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। आज एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने जरूर डिस्कस करनी है, वो है मियां नवाज शरीफ साहब की आटे के बोरियों के ऊपर छपी हुई तस्वीर। देखिए, एक ऐसा शख्स जिसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, नाअहल करार दिया गया, मुल्क छोड़ गया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बाहर चला गया, पाकिस्तान वापस आया, कैंपेन लॉन्च की। इलेक्टोरल कैंपेन के अंदर पीएम नवाज शरीफ का स्लोगन रेज किया गया, पाकिस्तान को नवाज दो का स्लोगन रेज किया गया। कैंपेन बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, इलेक्शन हारे, बुरी तरह से हारे। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट भले बना ली, लेकिन अभी ये दयानत, अमानत, सदाकत के लेक्चर भी दे रहे हैं। और उनकी साहबजादी, क्योंकि इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं, बाय हुक और क्रुक वो पहुंच चुकी हैं, तो उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की है रमजान पैकेज के उन्वान से। और उस पैकेज के अंदर जो पैकेट्स हैं या बोरियां हैं, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर चस्पा की गई है। आपने थंबनेल के अंदर भी देख ली होगी, मैं वैसे भी आपको दिखा देता हूं। मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर की लॉजिक क्या बनती है? मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी बेटी उनकी गवर्नमेंट के अंदर अपने वालिद साहब की तस्वीर लगाकर उसको लोगों के अंदर तकसीम कर रही है। और ऐसी शख्सियत जो कंजक्शन को ज्योग्राफी समझती हो, वो आपने वीडियो जरूर देखी होगी बच्चों वाली, जो कंजक्शन को ज्योग्राफी समझती हो, वो आटे के थैले को हलवा बनाकर लोगों को पेश कर रहे हैं। मुफ्त में तो नहीं किया होगा। तो अगर ओवरऑल एस्टिमेशन की जाए तो उस तस्वीर की छपाई, प्रिंटिंग और फिर तशहीरी मुहिम के तौर पर वालिद साहब की तारीफ और तौसीफ रमजान पैकेज के नाम के ऊपर, इसको आप क्या कहेंगे? मुझे अच्छी तरह याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब सेहत इंसाफ कार्ड शुरू किया तो उसके ऊपर उन्हें पीटीआई के झंडे के कलर्स जरूर यूज किए थे, इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। इवन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जब ऑन किया गया तो बेनजीर साहिबा ने अपनी जान दे दी थी, जाने आफरीन को, शहादत उनको हासिल हुई, शहादत का रुतबा उन्हें मिला। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उनके नाम के ऊपर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। गो उसमें बड़े करप्शन के मामला थे, लेकिन इमरान खान जब आए तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टेट प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और उसके बाद उसको पाकिस्तान का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप झूठे स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क छोड़कर जाएं। इलाज के लिए कोई एक अस्पताल मुल्क के अंदर सही मौजूद नहीं है। फिर आपकी बेटी जिस तरह से मैंडेट लेकर पाकिस्तान के अंदर विराजमान हुई हैं एक सूबे के ऊपर, वो फिर एक रिलीजियस
سینٹیمنٹ ہے رمضان کو لے کر, اس کا پیکج آپ اناؤنس کرتے ہیں اور اس کے اوپر تصویریں آپ نواز شریف صاحب کی لگا دیتے ہیں, تو قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں یہ 50 100 اور 1000 کے نوٹ سے نواز شریف صاحب کی تصویر ہٹا کر, قائد اعظم صاحب کی تصویر ہٹا کر, خود ساختہ 25 دسمبر کو پیدا ہونے والے ایک اور قائد کی تصویر لگا کر اس کو قائد اعظم ثانی یعنی شریفستان کا درجہ نہ دے دیں. مجھے تو ڈر ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ نہ ہو جائے کہیں. یہ انتہائی افسوسناک ہے. اسٹیٹ اونڈ پروجیکٹس چاہے وہ کسی پروونس کے بھی ہوں, وہ اسٹیٹ اونڈ ہوتے ہیں, اس کو اسٹیٹ اونڈ رہنے دیا جانا چاہیے. شخصیت پرستی کا معاملہ اس وقت اچھا لگتا ہے جب واقعی اس شخص نے کوئی بہت بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہو. موٹر ویز کے اندر کک بیکس, ایوری ون نوز, کرپشن کے ایک بہت بڑا چارج شیٹ ہے جو ان کے اوپر ہے, سب کے اوپر. پھر پاکستان کے اندر جو عمومی حالات ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہے, اس کے علاوہ پھر بیرون ملک جو جائیدادیں ہیں اس کا بھی ہمیں ادراک ہے, پھر جو مینڈیٹ چوری ہوا ان الیکشنز کے اندر اس کا بھی ہمیں ادراک ہے. سب کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ڈھٹائی پر مبنی یہ والا کام کرتا ہے تو اس کے اوپر سرزنش تو پھر بابا بنتی ہے نا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, اس کے اوپر کروڑوں کا خرچہ آیا ہوگا اس تصویر کے چھاپنے کے اوپر, ویسے ہی لوگوں نے اس کو لائک نہیں کرنا. تو اس سے اچھا تھا کہ آپ کوئی کسی اور چیز کی تصویر چھاپ دیتے یار, کوئی لکیر شکیر لگا دے, شاید زیادہ پازیٹیولی بک جاتا. بڑا بہرحال افسوس کا مقام ہے. اچھا جی, دوسری جو ٹاپ لیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آج سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے سینٹ آف پاکستان کے اندر ببانگ دہل ریٹیلیٹ کیا سوشل میڈیا کی بندش سے متعلق قرارداد کے اوپر. آلریڈی سوشل میڈیا تقریباً بند ہے پاکستان میں, وی پی این لگا کے تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ تو ہمارے ہاں گندی ویب سائٹس بھی بند ہیں لیکن وی پی این لگا کے تو وہ بھی ایکسیس ہو سکتی ہیں. تو اتنا گندا سمجھا جا رہا ہے ٹویٹر کو یا یوٹیوب کو کہ وی پی این کے بغیر ایکسیس نہیں, اور وی پی این لگاتے ہیں ایک سائٹ چلتی ہے دوسری نہیں چل رہی ہوتی. تو بڑے مسئلے ہیں عام آدمی کے لیے. کئی تو میرے دوست مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یار وہ وی پی این بھی نہیں چل رہا, کی کریے. تو ایسی صورتحال کے اندر سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کو مجبوراً وہ قرارداد واپس لینا پڑی. پی ٹی آئی نے ریٹیلیٹ کیا, ریئیکٹ کیا, اور پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر تھوڑا سا آنکھیں کھولی ہیں. ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ آج ریسیونگ اینڈ پہ کوئی اور ہے تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پازیٹیو جیسچر تھا, انہوں نے اچھا کیا, واپس لے لی. اول تو یہ پیش ہی نہیں کی جانی چاہیے تھی, چلیں واپس ہو گئی, بڑی اچھی بات ہے. تیسری ٹاپ لیڈ آج کی جی وہ یہ کہ سنی اتحاد کونسل نے ریزرو سیٹس, سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی ہے سمجھیں, سنی اتحاد کونسل نے خواتین کی ریزرو سیٹس اور باقی نشستیں جو ہے نا وہ لینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر رکھی تھی. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ درخواست جو ہے بلا شرکت غیر مسترد کر دی ہے, اور اس چیز کا ادراک کیے بغیر کہ ابھی تک فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر آویزاں نہیں ہوا. فارم 45 کی ڈیکلریشن کے بغیر آپ اس طرح کی کوئی بھی درخواست مسترد نہیں کر سکتے ہیں. جو میں قانون کو پڑھا ہے, جب میں اپنے سینئر سے سنا ہے, اٹھا بیٹھا ہوں ان کے ساتھ, وہ یہ کہتے ہیں فارم 45 ہی سب کچھ ہے, اس کے بغیر آپ اس طرح کے کسی بھی کارروائی کو خارج از امکان قرار دیتے ہوتے ہیں. یہ حالات ایسے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی موسٹ امپورٹنٹلی, آج جو بیرسٹر گوہر, اختر مینگل اور اسد کیسر نے تقاریر کی ہیں, تباہی ہو گئی. پہلے تو وہ بند کیا گیا مائک اور 10 باتیں, لیکن میں کچھ پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اختر مینگل صاحب کیا کہتے رہے ہیں, یہ تینوں ایک ساتھ میں بولتا جاؤں گا, آپ سنتے جائیے گا. اختر مینگل کی پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریر نے کہا جمہوریت کی جو قبر انڈرٹیکر یعنی نگراں حکومت نے کھودی ہے وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. سردار اختر مینگل, بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے, یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. حالانکہ اختر مینگل صاحب کا اپنا کردار بھی بڑا مشکوک ہے تمام تر جمہوری عمل کے اندر, لیکن چلے جب ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, جو بھی معاملہ ہے وہ اس طرح کی تقاریر کر جاتے ہیں. جیسے ہی اختر مینگل نے اسد طور اور عمران ریاض خان کی رہائی کا مطالبہ کیا, ان کی تقریر سینسر کر دی گئی. کیوں بھائی, یہ دونوں پاکستانی ہیں, ان کے رائے سے ان سے اختلاف کیا جاتا ہے, ہونا بھی چاہیے رائے سے اختلاف, جمہوریت کا حسن ہے, لیکن ان کا نام کیوں نہیں چلنے دیا گیا, یہ افسوسناک ہے. سردار اختر مینگل نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اسد طور عمران ریاض خان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا, جو کہ نہیں مانا جائے گا, سب کو پتہ ہے. اچھا, اب قومی اسمبلی کا اجلاس آج تو ملتوی ہو گیا, جمعہ شام 8 مارچ شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. ابھی اختر مینگل مزید کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا کل وزیر اعظم نے لاپتہ افراد کی بات کی. بڑے غور سے سننے والی بات ہے, کل وزیر اعظم نے لاپتہ افراد کی بات کی. وزیر اعظم صاحب ایسی بات نہ کریں کہیں آپ بھی لاپتہ نہ ہو جائیں. اختر مینگل کبھی کبھی چٹکلے دیتے ہیں, یہ اور وہ عبد القادر جو ہے نا
पटेल साहब, इन दोनों की बातें मुझे ना बड़ी बड़ी मजेदार लगती हैं। बातें ऐसे कर जाते हैं, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं। अख्तर मेंगल की तकरीर के दौरान डिप्टी स्पीकर ने रोक दिया, आइन हमें इजाजत नहीं देता कि हम मुख्तदर हलकों को तनकीद का निशाना बनाएं। डिप्टी स्पीकर, बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब, आइन की वो शेख बता दें जिसमें लिखा है कि मुख्तदर हलके हमारी पगड़ियां उछालें। अख्तर मेंगल तो ये वहां पर कमेंट करते रहे। उसके बाद अब आ जाते हैं असद कैसर साहब के ऊपर। असद कैसर साहब ने भी आज बड़ा दबंग खिताब किया। उन्होंने कहा बानी पीटीआई इमरान खान को गन पॉइंट के ऊपर सजा दी गई है। बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि परवेज खटक के साथ पार्टी बनाने और शामिल करने के लिए दबाव डाला जाता रहा, घरों पर रातों को छापे मारे गए, असेंबली में पहुंचने वाले तमाम अरकान गंद बन चुके हैं, इमरान खान को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। असद कैसर का पार्लियामेंट से। सबसे पहले हमारे लीडर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत परवेज इलाही, बुशरा बीबी के खिलाफ तमाम झूठे मुकदमात वापस करें, नहीं तो ये असेंबली ज्यादातर देर तक नहीं चलने देंगे। असद कैसर, एस्टैब्लिशमेंट को अब ये गलतफहमी दूर कर ली चाहिए कि हम किसी के दबाव में आएंगे या पीछे हट जाएंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। असद कैसर, असद कैसर साहब ने आज मतलब बड़ा दबंग खिताब किया है। अब आ जाते हैं बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर। बैरिस्टर गौहर ने जनरल बाजवा के ट्रायल का मुतालबा कर दिया। साइफर एक हकीकत है जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश करके मुंतखब हुकूमत गिराई, पहले उनका ट्रायल किया जाए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, शेष वकास अकरम, साहबजादा हामिद रजा, शेर अब्दुल मरबत, अख्तर मेंगल, महमूद खान, तमाम लोग जो बैठे हैं ना उन बेंचों के ऊपर, ये कभी चलने नहीं देंगे इनको। बैरिस्टर गौहर ने स्विस अकाउंट्स की बात की तो डिप्टी स्पीकर ने उनका जो माइक है वो बंद करा दिया। और अख्तर मेंगल ने और भी बहुत सारी बातें की, जैसे उन्होंने एक बात की कि मुझे नहीं लगता कि हालात जो है वो इतनी जल्दी संभल पाएंगे। अब इसी तरह से राजा परवेज अशरफ ने यह बात कहा कि ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आती। तो ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के चैंपियन हैं और जमहूर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐवान के अंदर। जब एलाइज इस हुकूमत के ये कह रहे हैं कि ये कंपनी नहीं चलने वाली या ये पार्टी नहीं चलेगी, तो अब सोचिए कि मुखालफीन तो कहेंगे। अब आप लोगों का मुझसे ये सवाल होगा कि जमील फारूकी साहब ये फरमाइए कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है और ये गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी। एक बात तो मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि ये वाला बजट बड़े आराम से पेश किया जाएगा। इस बजट के पेश करने के अंदर ये थोड़ी बहुत टक टू, वो कहते हैं ना, उठक बैठक लगी रहेगी, लेकिन वो नहीं होगा कि भाई इनको निकाल दो, खत्म कर दो। द ईयर बिटवीन दिस बजट एंड द नेक्स्ट बजट, यानी 2025-26 का जो बजट होगा, ये वाला ईयर बड़े आराम से निकल जाएगा। हो सकता है उस बजट से पहले ही कोई बहुत बड़ा पुथलाइंदो हो जाए, लेकिन बजट के फौरन बाद, 2025 के बजट के फौरन बाद शहबाज शरीफ साहब को चलता कर दिया जाएगा। ये मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए। 1 साल से 1.5 साल का अरसा है, 1.5 साल से आगे टाइम नहीं जाएगा। अच्छा, वो तो चले जाएंगे, क्या इंतखाबात होंगे। अभी तक की जो बातें थी उसके मुताबिक मैं ये समझ रहा था कि पार्लियामेंट ये कंटिन्यू करेगी और नया बंदा टेक ओवर कर लेगा। लेकिन जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, उठा बैठा हूं, उसके बाद चीज़ों को रियलाइज़ किया है, तो मुझे ये सुनने को मिला है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस दफ़ा शायद गवर्नमेंट कंटिन्यू करने की बात से पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया, तारीख में पहली मर्तबा, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में और बहुत सारे काम पहली दफ़ा हुए हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में ये वाला काम भी पहली दफ़ा होगा कि इलेक्शन दोबारा से कराए जा सकते हैं। एक बहुत बड़ी ट्रांसफर पोस्टिंग और उससे पहले या उसके फौरन बाद बिटवीन 1.5 ईयर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है। और उसके बाद जो है उस इलेक्शन के अंदर जो जीतेगा वो आप और हमें शायद मानना पड़े या ना मानना पड़े, लेकिन जो हालात हैं उसके मुताबिक मुझे लग ऐसा रहा है कि इस वक्त जो अपोजिशन होगी वो आने वाले दौर की रूलिंग पार्टी होगी। आज की जो अपोजिशन है वो आने वाले दौर की रूलिंग पार्टी होगी और वो इन तमाम हालात से बहुत कुछ सीख भी चुके होंगे, सिखा भी चुके होंगे। तो आने वाला जो वक्त है वो बहुत डिफरेंट होने जा रहा है। 1 साल का जो ये अरसा है ना, आज मैं अपना एनालिसिस आपके सामने दिल खोल कर इसलिए रख रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। काफ़ी दिनों से आप लोग मुझसे सवाल भी कर रहे थे। ये जो 1 साल का अरसा है ये बहुत मुश्किल तंग अरसा गुजरेगा, सहाफ़ियों के लिए भी, मीडिया हाउसेस के लिए भी,
ہماری اکانومی کے لیے بھی. ایون یہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کی پالیٹکس وینش ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. 2-3 بڑی جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وینش ہو جانی ہے, یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے گا. اور اس کے بعد جو ہوگا وہ شاید پاکستان کے لیے ایک تاریخ ساز ہو. یہ میری اسیسمنٹ ہے, ہو سکتا ہے اس میں چیزیں تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو جائیں, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں وہ ذرا ڈفرنٹ اینگل سے, ڈفرنٹ آنکھوں سے, ڈفرنٹ انسائٹ سے دیکھتے ہیں, اور اس کے نتائج آپ سب کے سامنے آتے رہتے ہیں. ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ہٹ کیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.